गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एआई हेलुसिनेटेड जजमेंट्स। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के एक ऑर्डर को स्ट्रक डाउन किया है। ऑर्डर ने 6 कोर्ट जजमेंट्स को एज प्रेसिडेंट्स रिलाय किया था, लेकिन ये 6 की 6 जो है वो प्रॉब्लमेटिक निकली, जिसमें से 3 जजमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो एक केस ये था कि 2013 में एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी ने दूसरी कंपनी के बिहाफ पर गारंटी दी, कॉर्पोरेट गारंटी की, अगर वो जो दूसरी कंपनी है अगर वो लोन रीपे नहीं करती तो मैं ये कंपनी जो है वो रीपे करूँगी लोन। पैन इंडिया यूटिलिटीज़ ने, जो कि ओरिजिनल कंपनी थी, उसने रीपे जब नहीं किया तो बैंक्स जो है वो एसएल के अगेंस्ट आईबीसी में चले गए और एसएल ने कहा कि वो लोन जो है वो अब वो नहीं पे करेंगे, क्योंकि एसएल ग्रुप जो है वो अब रीस्ट्रक्चर हो चुका है। 2014 में कंपनी जो है उन्होंने कहा कि हम रीस्ट्रक्चर हुए हैं, अपना जो बिज़नेस है वो अब न्यू हो चुका है और दूसरी कंपनी में हम मर्ज हो चुके हैं। रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अप्रूव भी कर दी है। तो जो ओल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो अब न्यू कंपनी के ऊपर जो है वो पास ऑन हो चुकी है, हमारा इसके ऊपर कोई अब लेना देना नहीं है। तो एसएल ने जो आर्ग्यू किया और उन्होंने कहा कि वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस लोन को रीपे करने के लिए। जो ट्रिब्यूनल जो इस केस को हेयर कर रहा था एनसीएलटी, उन्होंने 2024 में इस डिफेंस को जो एसएल ग्रुप के जो है वो रिजेक्ट कर दिया। एसएल ग्रुप ने एक हायर ट्रिब्यूनल एनक्लैट को जो है अप्रोच किया। एनक्लैट ने जो है वो रेफरेंसेस जो हैं, जो साइटेशंस जो है एनसीएलटी ने जो यूज़ किए थे उनको चेक नहीं किया और जो है साइटेशंस जो है वो बाद में पता लगा कि वो तो फेक थे या फिर रॉन्गली कोटेड थे, एआई का यूज़ करते हुए वो कोट किए गए थे। तो ट्रिब्यूनल जो है उसने जो है वो इन साइटेशंस को एआई असिस्टेड रिसर्च से ही कोट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की है। उन्होंने कहा है कि जो एआई हेल्यूसिनेशन है जुडिशल वर्क में, वो एक टॉक्सिक गैस लीक की तरह है। उन्होंने वार्न किया कि एआई जो है वो जजेस को उनके ऊपर डिपेंडेंट बना देगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर थोड़ा सा भी फेक या हेल्यूसिनेटेड मटेरियल आ जाता है डिसीजन में तो वो उसे पूरे डिसीजन को सेटिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा एक कमेटी बनाओ। कमेटी जो है वो स्टडी करेगी कि कैसे एआई का यूज़ करके लिटिगेशन अक्रॉस कोर्ट्स में जो है वो यूज़ किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स जो कि एआई जनरेटेड केस को अगर सुन रहे हैं या फिर वो उसको यूज़ कर रहे हैं बिना वेरिफिकेशन के, उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में जो है वो उनको फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आईआरडीए क्रैकडाउन ऑन डार्क पैटर्न्स इन इंश्योरेंस। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआरडीए जो है वो टाइटन कर रहा है रेगुलेशंस डार्क पैटर्न्स के अराउंड डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेसेस में, ताकि मिस सेलिंग और जो है वो कर्ब हो सके और कंज्यूमर ट्रस्ट जो है वो बूस्ट हो सके। तो रेगुलेटर ने पार्टनर किया है स्टेचुटरी बॉडी के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इन प्रैक्टिसेस को अक्रॉस द इंडस्ट्री मॉनिटर किया जा सके। अब डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? ये डेलिबरेट डिसेप्टिव डिज़ाइन मैकेनिज्म्स होते हैं जो हिडन होते हैं वेबसाइट्स या ऐप्स में और मैनिपुलेट करते हैं यूज़र्स को कि वो शेयर करें डेटा और चॉइसेस ऐसी लें जो अदरवाइज़ वो नहीं लेना चाहते। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उसको फिर जब कैंसिल करना होता है तो बहुत मुश्किल बना दिया जाता है ताकि आप उसे कैंसिल ही ना कर पाओ। तो इसका प्रॉब्लम इसके अंदर क्या होती है? मिस सेलिंग। खासकर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इसका मिस यूज़ करती हैं। इंश्योरर्स जो है वो एक्सेसिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कई बार, जब तक वो आप नहीं बताओगे तब तक आपको प्राइस डिस्कवरी ही नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर जो अदरवाइज इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं वो फिर इस लंबे प्रोसेस से जाने के बजाय या इतनी इंट्रूसिव इन्फॉर्मेशन देने के बजाय इंश्योरेंस ही नहीं लेते। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो गोल हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा होगा तो आईआरडीए ने अप्रैल 2026 में सभी इंश्योरर्स को कहा कि वो पहले तो खुद ही डार्क पैटर्न्स को असेस करें और सबमिट करें ऑब्जर्वेशंस को। आईआरडीए ने उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया को जो है वो रोप इन करके कहा कि अब आप मॉनिटर करो अगले 9 महीने तक। अब ये जो है आरबीआई ने जो जैसे बैंकिंग सेक्टर में करने को कहा है वैसा ही आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर में करने को कह रहा है। अब एक सर्वे भी देखा गया कि लगभग 80% जो इंश्योरर्स हैं उसमें जो है हिडन चार्जेस कुछ ना कुछ लगाए जाते हैं। 90% जो है वो लगभग जो कंज्यूमर्स हैं उनको कॉल्स या मैसेजेस जो हैं वो करके तंग किया जाता है। ठीक है, तो इससे वो जो है वो एक तरह से कंज्यूमर्स तंग हैं और वो इंश्योरेंसेज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्लोइंग कासा ग्रोथ। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो करंट और सेविंग्स अकाउंट्स के डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से इंडियन बैंक्स को कॉस्टलियर फंडिंग सोर्सेज की तरफ जाना पड़ रहा है। तो बैंक्स जो है वो डिपॉजिट्स पर जो है वो रिलाई करते हैं अपना मेन सोर्स ऑफ फंड्स, ताकि वो लोन्स दे सके आगे। लेकिन सभी डिपॉजिट्स जो है वो इक्वल नहीं है। जो
करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट हैं उनको हम कासा डिपॉजिट्स कहते हैं। टर्म डिपॉजिट्स बेसिकली आपको जो फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें हम टर्म डिपॉजिट्स कहते हैं। अब कासा डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक्स को इन पर सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। कस्टमर्स जो है वो इनमें जो अकाउंट्स है वो बहुत ही कम शिफ्ट करते हैं बिटवीन बैंक्स, और ये डिपॉजिट्स जो है वो कंसिस्टेंटली अवेलेबल होते हैं बैंक्स के पास। तो और जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं उसमें हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है बैंक्स को, तो इसलिए वो कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फंड होता है बैंक के लिए। अब इंडियन बैंक्स जो है वो उसमें उनको क्या हो रहा है कि ग्रोथ जो है क्रेडिट की वो तो हो रही है, लेकिन डिपॉजिट की ग्रोथ वो स्लो हो रही है। तो इससे बैंक्स को जो है वो अल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज की तरफ मूव करना पड़ रहा है हायर कॉस्ट पर। तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो पिकअप हुई है पिछले कुछ महीनों में, डिपॉजिट ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो ये ट्रेंड जो है वो आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया है। अब कासा ग्रोथ क्यों स्लो हो रही है? क्योंकि रिटेल सेवर सेवर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास और ऑप्शंस आ चुके हैं, वो अब पैसा अपना अकाउंट्स में नहीं रखना चाहते। तो डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सिंपल रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, ये सारे ऑप्शन उनके पास आ चुके हैं। और लार्ज शेयर ऑफ रिटेल सेविंग्स जो है वो अब अपने लोग जो है वो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगा रहे हैं, तो बैंक्स में पैसा कम रख रहे हैं, ठीक है। तो जो शेयर है कासा का वो टोटल डिपॉजिट्स में वो 39% फॉल हो चुका है, जो पहले 44% तक था 2022 में। अब ये शेयर ऑफ टर्म डिपॉजिट्स जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। 56% था जो 2023 में, वो अब 61% हो चुका है। तो टर्म डिपॉजिट्स और जो ये आपके होते हैं वो 7 से 8% कॉस्ट करते हैं बैंक को, हायर इंटरेस्ट देना पड़ता है इस पर, ठीक है। तो कंसर्न्स ये है कि बैंक्स अभी तक तो अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाए हैं, लेकिन ये प्रेशर जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो अब जो है क्योंकि क्या बैंक्स अभी तक क्यों मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि जो करंट लो इंटरेस्ट रेट साइकिल चल रही है इकोनॉमी में, और रेट कट्स भी जो आरबीआई दे रहा है, उससे जो है वो कुशनिंग हो रही है थोड़ी बैंक्स को। लेकिन सिचुएशन स्लिप हो जाएगी या फिर फ्लिप हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब कुछ जो है वो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कासा जो है इसकी जो स्लो डाउन है साइक्लिकल है, क्योंकि पोस्ट कोविड लिक्विडिटी बूम जब आया तो टेम्पररी जो है वो डोमिनेंस, और जो टेम्पररी डोमिनेंस है मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स की, जब ये सब चेंज हो जाएगा तो शिफ्ट जो है वो दोबारा से कासा की ग्रोथ की तरफ दिखाने लगेगा। अब लेकिन ये डेवलपमेंट कई और रीजन से मैटर भी करती हैं, क्योंकि एक तरह से बिग शिफ्ट दिखा रही है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल बिहेवियर जो है वो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। फिर एक फंडिंग स्ट्रक्चर चैलेंज भी है बैंक्स के लिए। फिर एक और है कि इसके मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पर भी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होंगे, ठीक है, अगर बैंक्स में से पैसा निकलता जाएगा तो। फिर ये हमारी फ्यूचर जो है बैंकिंग कंपटीशन का उसको भी शेप करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये टॉपिक आपकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया कि न्यूली इंट्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं उसमें रैपिड अडॉप्शन हो रही है। तो ये एक न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है सेबी का, ताकि रेगुलर जो म्यूचुअल फंड्स हैं या हाई टिकट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उनके गैप को ब्रिज किया जा सके। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 10 लाख रुपए पर इन्वेस्टर तक होती है। SIP और SWP दोनों इसमें अलाउड होते हैं। और कौन से असेट मैनेजमेंट कंपनीज इसके लिए एलिजिबल है? जो कम से कम 3 साल से असेट मैनेजमेंट में है और उनके एवरेज असेट्स लगभग 10,000 करोड़ तक के हैं पिछले 3 साल के। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि ICMR का मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र प्लेटफॉर्म का यूज़ करो। ये एक फुली गवर्नमेंट फंडेड सपोर्ट है फॉर पेटेंट फाइलिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये स्ट्रेटजिक और क्वालिटी पेटेंट फाइलिंग के लिए हेल्प करता है, और इसको गाइडेंस ऑफ नीति आयोग के अंदर लॉन्च किया गया है ICMR द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स। ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 7th नेशनल अवार्ड्स जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है होम मिनिस्ट्री का, उस पर लिस्ट कर दिए हैं। तो नेशनल वाटर अवार्ड 2018 में इंट्रोड्यूस हुए थे सेंसिटाइज करने के लिए पब्लिक को अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। कोई भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन लोकल बॉडी, डैम ओनिंग एजेंसी, इंडस्ट्री, कोई भी इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। और ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूटेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेनफॉल अनसर्टेनिटी को मिटिगेट करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा है कि फार्मर्स जो है वो कल्टीवेट करें ऑयल सीड्स को यूजिंग डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक। तो ये एक मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है जिसमें राइस सीड्स को डायरेक्टली सो कर दिया जाता है फील्ड में, और ट्रेडिशनल मेथड जो ट्रांसप्लांटिंग है वो नहीं फॉलो किया जाता है।
अब कहा जाता है कि डीएसआर को सिर्फ आप तब फॉलो करो अगर आपकी जो सॉइल है वो लाइट टेक्सचर्ड या पुअरली ड्रेन नहीं है। तो मेथड जो है ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव स्टेप को जो ट्रांसप्लांटेशन का है उसको स्किप कर देता है। तो लगभग 50% कम पानी इसमें यूज़ होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्लडिंग नहीं करनी पड़ती फील्ड्स की। डीएसआर से जो है वो राइस फार्मिंग ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल भी होती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होती हैं, टोटल इनकम भी बढ़ जाती है फार्मर्स की क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लोक ओएस प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लोक ओएस प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी रीच अक्रॉस इंडिया जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये एक तरह से वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल सोल्यूशन देता है ये मैनेज करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को। इनेबल करता है एफिशिएंट रिकॉर्डिंग और मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ इन द फील्ड। और ये लखपति दीदी इनिशिएटिव को भी जो है वो सपोर्ट करता है और करंटली लगभग 34 स्टेट्स और यूटीज़ में ये कवर्ड है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is AI hallucinated judgments. This topic is important for your polity section. Supreme Court has recently struck down an NCLT order, and this order had relied on 6 court judgments as precedents. But the problematic part is that the 3 judgments which were quoted, they did not exist at all. They were imagined by AI. Okay, so in 2013 what happened is that a company called SL Infra Projects, they promised to repay a loan if another company called Pan India Utilities failed to repay the loan. So this was kind of a corporate guarantee. So the bank came after when the Pan India Utilities failed to pay the loan. Banks came after SL under the IBC, but SL said that they did not they are not anymore liable to pay any loan. And in 2014 the company said that they had gone through a restructuring. Part of its business was separated out, and then it was merged into another company. So the restructuring was approved by Bombay High Court as well, and therefore its old responsibility, including the guarantee, has passed on to the new company, which is basically the new company that has been formed after merger of this SL group. Okay, so the tribunal which was handling this case called the NCLT, and in 2024 NCLTs rejected the defense of SL and allowed the bank's case to proceed. So SL then appealed to a higher tribunal, NCLAT, but NCLAT also agreed with NCLT's decision. NCLAT at that time did not check whether the case references or the citations which were used by NCLT were even real or not. So what happened is that the tribunal appears to have used these citations through AI-assisted research. Okay, so Supreme Court has used strong language against it. They have compared this AI hallucination in judicial work to a toxic gas leak, and they have warned that relying on AI could make judges dependent on it, and even an iota of fake or hallucinated material in a decision is enough to set it aside. Supreme Court asked the Bar Council of India to set up a committee. This committee will study how AI is being used in litigation across courts. Court also warned that lawyers citing AI-generated case law without verification could face professional misconduct. Okay. So the next topic is IRDAI's crackdown on dark patterns in insurance. This topic is important for your economy section. So IRDA has tightened regulations around dark patterns in digital insurance marketplaces to curb mis-selling and boost consumer trust. So in a notable step, the regulator has partnered with a statutory body, the Institute of Public Auditors of India, to monitor these practices across the industry. So what are dark patterns? They are deliberate deceptive design mechanisms hidden in websites and apps so as to manipulate users into sharing data or make choices which they otherwise would not. Okay, so for example, you subscribe a service on the home page of a particular product. Okay, but when you want to cancel that, they make it extremely difficult, and they hide that unsubscribe option to a very distant end of the website or any other page. Okay, so the underlying problem is mis-selling in insurance sector. Okay, using dark patterns. So IRDA chairman framed this issue around consumer trust. Insurers sometimes asks excessively personal information, and this basically leads the consumers to drop the plan of buying insurance. Because of this, they do not want to share so much information, and the goal to make financial inclusion therefore suffers.
So in 2016, 20, in 2026 April, IRDA had directed insurance to assess themselves for dark patterns and submit observations. But later on, it roped in the Institute of Public Auditors of India to study and monitor these trends. So these moves follow the RBI's comprehensive framework for the banking sector also. So a survey has found that around 80% of insurance industry is having hidden charges. Around 90% of it repeatedly pressed at the consumers through unsolicited calls or messages. Okay. So the next topic is slowing CASA growth. This topic is important for your economy section. So slowing growth in current and savings account deposits have forced the Indian banks to shift towards costlier funding sources. So this is raising concerns about long-term margins and stability for the banking sector. Banks rely on deposits as the main source of funds to give out loans. And so CASA is basically the money kept in current accounts and savings accounts, and term deposits are the money locked in for a fixed period, like fixed deposits or recurring deposits. So CASA deposits are very important for banks because the banks have to pay just about 3 to 4% interest on savings account and nothing on most current accounts. Customers rarely shift these accounts between banks, and these deposits are consistently available. Since CASA is cheap, it improves the net interest margin for banks. In contrast, the term deposits carry higher interest rate, okay, making them a costlier source of funds. So Indian banks are facing a widening mismatch between fast growing credit and slower deposit growth. This has forced the banks to go for alternative funding, mostly at higher cost. So credit growth has picked up, but deposit growth has not kept pace. Okay, this trend was also flagged by RBI's recent financial stability report. So retail savers are moving towards market linked instruments like stocks, mutual funds, and digital investment platforms because they offer higher returns. So a larger share of their savings is going to these market options rather than going for low yield CASA accounts. Okay, so to bridge the gaps, banks have turned to more expensive funding sources like FDs, RDs, or term deposits or certificate of deposits. Okay, so while banks have managed to protect the margins so far, but the pressure is starting to show. So full pain of costlier funding has not been visible as of now because the current low rate interest cycle is there, and rate cuts by RBI is also cushioning them. But the situation would flip sharply if the interest rate cycle turns. Okay, but experts are saying that this slowdown is cyclical, and the shift will be more structural because savers now have better alternatives to traditional deposits permanently. So, what does it signify? First, it reflects how a big change in household financial behavior is occurring. It also highlights a funding structure challenge for banks. It has direct implications for monetary policy transmission because a shift in deposit composition affects how bond banks respond to RBI rate actions. It could also shape the future of banking competition. Okay. So the next topic is specialized investment fund. This topic is important for our economy section. Recently, it was observed that the newly introduced specialized investment funds have witnessed rapid adoption. So it's a new investment product introduced by SEBI to bridge the gap between regular mutual funds and high ticket portfolio management services. So the minimum investment in a SIF will be 10 lakh rupees per investor, and it also offers a systematic investment plan and systematic withdrawal plan. The fund house who wants to go for this, basically the asset management companies, they must be in operation for at least 3 years, and the average assets that they have managed in the last 3 years must be at least 10,000 crore rupees. So the next topic is Medical Innovations Patent Mitra platform. This topic is important for our governance section. So National Medical Commission has asked all medical colleges and institutions to use the ICMR's Medical Innovations Patent Mitra platform, which provides for fully government funded support for patent filing and technology transfer. It also supports strategic and quality patent filings for innovative biomedical research. It was launched by ICMR under the guidance of Niti Aayog. The next topic is National Water Awards. This topic is important for your governance section. Ministry of Jal Shakti has launched the 7th National Water Awards on Rashtriya Puraskar portal of Home Ministry. The first edition of these awards were introduced in 2018 to sensitize the public about the importance of water. Any state, district, urban local body, dam owning agencies, and industry who have done good work in the field of water conservation and management is eligible. So these awards are instituted by Department of Water Resources under Ministry of Jal Shakti. So the next topic is direct seeded rice. This topic is important for environment section. So as to mitigate the rainfall uncertainty, the Chhattisgarh government has recently advised farmers to cultivate oil seeds and use direct seeded rice.
method in paddy for the upcoming Kharif season. So DSR is a modern farming technique where rice seeds are sown directly into the field. It is recommended not to go for DSR if the soil is light textured or poorly drained. So this method skips the labor-intensive step of transplanting, and it saves about 50% of water because it does not require continuous flooding of the fields. It also makes rice farming more efficient and sustainable. It reduces greenhouse gas emissions as well. It increases total income of farmers also by reducing the cost of cultivation. So the next topic is Log OS platform. This topic is important for governance section. So Log OS platform has significantly expanded its reach across country. So it's a web and mobile platform under the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. It offers a comprehensive digital solution for managing self-help groups and community-based organizations. It enables efficient recording and management of community-based organization and activities in the field. So it also supports the Lakhpati Didi initiative through large-scale outreach, and it currently covers about 34 states and UTs. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.